अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीएचएन का करिकुलम डिस्कस किया था। आज हम करिकुलम से जो हमने देखा था कि इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर भी हमारी सीएचएन के कंटेंट में इंक्लूड है, तो हम आज इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर सीएचएन नवीद आलम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ये चैप्टर नंबर है 6, ठीक है, सीएचएन नवीद आलम से। सबसे पहले हमारे पास है इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन। इम्यूनोलॉजी वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जब भी हमें कोई डिजीज होती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। इसको कहते हैं इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। Immunology deals with complex defense mechanism of the body and also with equally complex invading agent। कोई भी invading agent हमारे पास हो सकता है, जिस तरह बैक्टीरियल है, वायरल है, ठीक है, कोई भी फंगल है। ये सारे बैक्टीरिया इन्वेडिंग एजेंट होते हैं। उसके लिए जितनी भी हमारी बॉडी प्रोटेक्ट कर रही होती है एंटीबॉडीज बना के, ठीक है, तो वो हमारा सारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यूज ऑफ इम्यूनोलॉजी। यूज ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। सबसे पहले इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जितने भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं, कोई भी जिस तरह पोलियो का हो गया, टाइफाइड का इम्यूनाइजेशन होती है, ये सारे जितने भी उनमें इम्यूनाइजेशन सिस्टम यूज किया जाता है। उनमें एंटीबॉडीज बना के फिर उनको इनोकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल के अंदर, ताकि वो उस डिजीज के अगेंस्ट डिफेंस उनका जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फोरकास्टिंग एपिडेमोलॉजी। जितनी भी हमारे पास फ्यूचर में कोई भी इवेंट होना होता है, जो डिजीज का अक्रेंस होती है, इससे भी हम पता चल जाता है इम्यूनोलॉजी से। उसके बाद जितने भी हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं, जो रिएक्शन होते हैं, और जो जिस तरह फॉर एग्जांपल टाइप 1 रिएक्शन आ जाता है जिसमें हमारे पास आईजीई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, तो ये भी इम्यूनोलॉजी आ जाती है उसमें भी। उसके बाद कैरियर डिटेक्शन में जाता है, कोई भी हमने आईजीए या कोई भी ऐसा बैक्टीरियल है या फंगल है या ह्यूमन होस्ट है, कैरियर के तौर पे है, तो उसको भी हम डिटेक्ट करते हैं इम्यूनाइजेशन से। उसके बाद जितने भी सर्जिकल डायग्नोसिस होती हैं, जिसमें आईजीए या जीएम आईजीजी, जिनका ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर इंक्रीज हो जाती है वो चीज, दोनों एंटीबॉडीज दोनों अमीनोग्लोबुलिन होती हैं, तो वो जब वो इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि हमें हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। जिस तरह आईजीजीएम है हमारे पास, तो वो जब भी तब प्रोड्यूस होती है जब हमारी बॉडी में अंदर सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो वो उसकी फर्स्ट होती है। इसको कहते हैं हमारे पास सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है ब्लड ग्रुपिंग में भी यूज होती है। बारह देख लेते हैं यूज ऑफ इम्यूनोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, फोरकास्टिंग एपिडेमोलॉजी में, हाइपर सेंसिटिविटी एंड एडवर्स रिएक्शन में, और कैरियर डिटेक्शन में, सीरोलॉजिकल डायग्नोस एंड ब्लड ग्रुप में। उसके बाद हमारे पास इम्यूनिटी की डेफिनेशन है। इम्यूनिटी हमारे पास क्या है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी होता है, या इसको रिएक्शन कहते हैं बॉडी का किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट, जिसमें उसको अगर हार्म हो रहा हो या कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो बॉडी हमारी पूरी रिएक्शन करती है एंटीबॉडीज बनाना, उसके कहते हैं इम्यूनिटी डेवलप होना। उसके बाद ये हमारे पास क्या होता है कि नॉन ससेप्टिबिलिटी भी होता है कि गिवन डिजीज का या गिवन ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी है, जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हमारे पास इनेट है और अक्वायर्ड है। इनेट को हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं, जो कि बाय बर्थ होती है। एक्वायर्ड जो हमारे पास है एज टू एज, जब हमारी एज इंक्रीज होती रहती है तो तब हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है, इसको कहते हैं हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसके आगे फर्दर दो टाइप है, एक्टिव इम्यूनिटी आ जाती है, पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इनेट और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। इनेट हमारे पास क्या होती है, जो हम एक्वायर नहीं करते, जब भी कोई हमारा एंटीजन से कांटेक्ट होता है, ये तब एक्वायर नहीं होती, ये हमारी बाय बर्थ ही होती है, जो कि इनहेरिटेड होती है, किसी भी स्टेज एवोल्यूशन में जाके ये खत्म नहीं होती, ये हमारी सारी जिंदगी में ही इम्यूनिटी डेवलप हुई रहती है। It is the resistant not acquired through contact with any antigen. It is present in all living things, irrespective of their stage in evolution. It can be initiated immediately against an invader without किसी भी विदाउट जो भी हमारे पास इनिशिएशन होती है या कैरियर डिटेक्शन होती है या कैरियर प्रोटीन को इनिशिएट नहीं करती। जो हमारे इनिशिएट होती है वो खुद ही इनिशिएट होती है। जब भी फॉरन में इन्फेक्शन होता है, जब बैक्टीरियल होता है, जब हमारे पास वायरस होता है, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज फॉरन बनना स्टार्ट हो जाती है, तो फॉरन ही वो इस चीज के अगेंस्ट रिएक्शन देते हैं, इसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। उसके बाद हमारे पास अक्वायर्ड आ जाती है। अक्वायर जिसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, जो एक डिजीज के लिए स्पेसिफिक ही होती है। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे पास एक्सपोजर होता है एंटीजन के साथ, तो हमारे पास बॉडी के अंदर जो होती है एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती है सिर्फ उसी डिजीज के लिए, लेकिन जो इनेट होती है उसमें हर डिजीज के लिए होती है।
It is a specific and immediate and is mediated by antibody and by lymphoid cells. इसमें lymphoid cell भी आ जाती हैं. इस टाइप ये जो होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव एजेंट ही होते हैं जो कि हमारे डिजीज के अगेंस्ट रिएक्शन कर रहे होते हैं. इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट ओनली इन वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है. उसके बाद अक्वायर्ड इम्यूनिटी में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप होती है जिसमें हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी है. एक्टिव इम्यूनिटी हमारे पास क्या होता है? इट इज द इम्यूनिटी विच एन इंडिविजुअल डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और बाय स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन एंड इज यूजुअली एसोसिएटेड विद प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज और लिम्फोइड सेल. जब भी बॉडी में कोई भी इंडिविजुअल में इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट कर देती हैं. ठीक है, तो अगर बॉडी में एंटीबॉडीज और लिम्फोइड सेल खुद ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी उस बंदे में है. इन अदर वर्ड एक्टिव इम्यूनिटी डिपेंड अपॉन ह्यूमरल एंड सेलुलर रिस्पांस जो कि हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म की है. ठीक है, ये दोनों रिस्पांस, इन दोनों रिस्पांस पर डिपेंड कर रही होती है कि एक्टिव इम्यूनिटी कैसी है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये नेचुरली भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है. नेचुरली जो हमारे पास इनेट होती है, ठीक है, नेचुरली हमारे पास होती है डिजीज और क्लिनिकल इन्फेक्शन. इसमें चिकन पॉक्स और जो मीजल होती है इनमें नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी पाई जाती है. ये आपने एमसीक्यू से ऐसे बहुत याद रखना अच्छे से. ये यूएचएस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे एमसीक्यू के जो चिकन पॉक्स और मीजल इनमें कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है. तो एक्टिव इम्यूनिटी और नेचुरली होती है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वो होती है जो हमारे पास नेचुरली नहीं होती, नेट होती है. इसको खुद हम इंड्यूस करते हैं. फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन विद एन एंटीजन बीबी, ये हमारे पास जाती है जिसमें हमारे पास लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है और टॉक्सोइड होती है. टॉक्सोइड में हमारे पास टॉक्सिक एजेंट होते हैं जो कि एंडोटॉक्सिन एजेंट होते हैं, वो बनाए जाते हैं. उसके बाद इनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और फिर ये जो होते हैं एंटीजन जो होते हैं ये एंटीबॉडीज से प्रोड्यूस होती है तो वो अगेंस्ट फिर फाइटिंग करते हैं, ये इन्वेड करते हैं एंटीजन के ऊपर ताकि उस डिजीज से बचा जा सके. उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है. पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास इनेट इम्यूनिटी नहीं होती, इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कह देते हैं. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस व्हेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इन वन बॉडी ह्यूमन और एनिमल. या तो हमारे पास ह्यूमन से परफॉर्म की जाती है या तो एनिमल पे, एंड ट्रांसफर टू अनदर. इसमें क्या होता है कि एक एनिमल से भी ली जाती है या तो ह्यूमन से भी ली जाती है तो फिर इसको दूसरे इंडिविजुअल में इंजेक्ट किया जाता है. इस तरह जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो डेवलप होती है. इन अदर वर्ड्स द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इट्स एंटीबॉडी. एक इंडिविजुअल की जो एंटीबॉडी जब खुद प्रोड्यूस नहीं ना कर रही होती तो फिर इसको दूसरे इंडिविजुअल और एनिमल से लिया जाता है. फिर इसको इनोकुलेट किया जाता है. फिर उस इंडिविजुअल में जो उसकी इम्यूनिटी होती है, डिफेंस मैकेनिज्म, वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर इन डिजीज के अगेंस्ट उसकी फाइटिंग होती है. उसके बाद बट डिपेंड अपॉन रेडीमेड एंटीबॉडी. ये जो इंडिविजुअल होता है वो रेडीमेड एंटीबॉडीज पे डिपेंड कर रहा होता है. अब पैसिव इम्यूनिटी की अब फर्दर टाइप है जिसमें मेरे पास नेचुरली आ जाती है और आर्टिफिशियल आ जाती है. ठीक है, नेचुरली भी हमारे पास कहता है मैटरनल एंटीबॉडीज आ जाती हैं जब एक बेबी की डिलीवरी हो रही होती है, जब वो उसमें अभी उसकी डिलीवरी नहीं हुई होती बाय बर्थ में भी, उसमें क्या देखा जाता है कि जब भी उसकी जो मैटरनल की जब वो बाय बर्थ के बाद भी देख ले तो जब वो दूध पी रहा होता है, फीडिंग कर रहा होता है, तो जो जितने भी हमारे पास ब्लड उसके जो मदर होती है उसको जो मिल्क होता है उसमें भी एंटीबॉडीज पर प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो वो जो एंटीबॉडीज होती है वहाँ की वो ट्रांसफर होती है बच्चे के अंदर, इस तरह इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप होती है. इसको कहते हैं मैटरनल एंटीबॉडीज टू चार्ज थ्रो प्लेसेंटा ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन. ये इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये होता है कि जब वो यूट्रस के अंदर होता है तभी जब वो जितनी भी न्यूट्रिशन होती है एक बच्चे की, जितनी भी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है वो मदर से ही जा रही होती है. ठीक है, ऑटोमेटिकली, ये आपको सबको पता है. तो उसको कहते हैं नेचुरली उसकी हो रही है. उसके बाद मिल्क एंड कोलेस्ट्रॉम, ये उसने वही बात कर दी कि जो बच्चा फीड कर रहा होता है और कोलेस्ट्रॉम जो पहली बार उसको दी जाती है, तो जो कोलेस्ट्रॉम होता है फर्स्ट फीडिंग होती है. ठीक है, जिसमें ये बहुत ज्यादा थिक होता है, येलो कलर का होता है. इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं. अगर वो बच्चे के नाम ले तो वो उसके बाद लाइफ टाइम के अंदर वो प्रॉब्लम फिर काज होती है, इसमें डिजीज के इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं. तो क्लस्टर में वो चीज है जिसे एक बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है वो सारी इस क्लस्टर पे डिपेंड कर रही होती है. इसमें एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद होती हैं जो बच्चे में ट्रांसफर होती है फ्रॉम मदर टू द ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड. उसके बाद आर्टिफिशियल है. आर्टिफिशियल हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी ह्यूमन और एनिमल कंटेनिंग प्रिपरेशन, जो प्रिपेयर करके फिर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पैसिव इम्यूनिटी होती है एक इंडिविजुअल में तो प्रोड्यूस नहीं हो रही थी तो फिर उसको दूसरे इंडिविजुअल से या एनिमल से लेके इंजेक्ट किया जाता है. उसके बाद इनैकुलेशन ऑफ द इम्यून ब्लड और सीरम फ्रॉम कन्वालेंसीज, इस तरह ये भी प्रिपेयर की जाती है. अब दोबारा इनको देख लेते हैं.
सबसे पहले हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, जिसमें हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी इनेट और अक्वायर्ड है। ठीक है, इनेट हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास ये इनेट होती है जो कि इनहेरिटेड होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। जब भी हमारे पास फॉरेन कांटेक्ट होता है एक इन्वेडर के अंदर या एजेंट के साथ, तो फॉरेन ही हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है। अक्वायर्ड हमारे पास होती है जो हम जब तब होती है जब हमारे पास कोई भी एंटीजन के साथ हमारे पास या एजेंट के साथ कांटेक्ट होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज और लिम्फोइड सेल बनते हैं, लेकिन नेचुरली में बने होते हैं। ठीक है, तो वो फॉरन ही रिस्पॉन्स होता है, इसमें थोड़ा लेट रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट के आगे हमारे पास फर्दर दो टाइप एक्टिव इम्यूनिटी आती है। एक्टिव इम्यूनिटी जिसमें एक इंडिविजुअल को कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें अंदर स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट हो जाता है, एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं और लिम्फोइड सेल्स भी। अगर नेचुरली हमारे पास देखा जाए तो चिकन पॉक्स जितने भी मीजल उनमें नेचुरली होती है, और सब इन्फेक्शन जिसमें पोलियो डिप्थीरिया आपने एमसीक्यू क्लास से बहुत अच्छे से याद करना है। आर्टिफिशियली देखा जाए तो उसमें किल्ड आ जाती है, लाइव आ जाती है, जिसमें टॉक्सिसिटी खुद बना के आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाती है। पैसिव इम्यूनिटी वही होती है जो कि खुद हम एक इंडिविजुअल से बना के दूसरे में उसको इनोकुलेट किया जाता है ताकि उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो, जिसको पैसिव कहते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है। उसके बाद हमारे पास ये भी एक नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। नेचुरल में इसमें मटरनल एंटीबॉडीज होती है, जिस तरह एक माँ से बच्चे में जा रही है तो ये एक ट्रांसफर हो रही है, तो उसको कहते हैं ये नेचुरली है, लेकिन है ये पैसिव है। और आर्टिफिशियल में हमारे पास क्या होता है कि जो हम कोई भी इंडिविजुअल से लेके ह्यूमन एनिमल से लेके तो उसकी इनोकुलेशन करें या एडमिनिस्ट्रेशन करें हैं, जो भी हमने बनाई है प्रिपरेशन की है, तो वो भी हमारे पास आर्टिफिशियल होती है, लेकिन इसको होती है पैसिव है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीसीआर का थोड़ा डिफरेंस उसने बताया है। ये दोनों ही एंटीबॉडीज हैं, लेकिन इन दोनों में तो मेजर डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास आईजी जितनी भी आईजीजी है, आईजीए है, आईजीई है, ठीक है, ये जितनी भी अमीनोग्लोबन है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये इसको प्रिपेयर किया जाता है ह्यूमन से। और जो एंटी सीरा होता है जिसको एंटी सीरम भी कहते हैं, ये हमारे पास एनिमल से प्रिपेयर किए जाते हैं। पैसिव इम्यूनिटी इज यूजफुल फॉर इंडिविजुअल, उन उन इंडिविजुअल के लिए यूजफुल होती है जो मतलब खुद इनके अंदर एंटीबॉडीज होती है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती, तो फिर उनको पैसिव इम्यूनिटी के जरिए उनको इम्यूनाइजेशन उनकी की जाती है। Passive immunity is useful for individuals who cannot form antibodies or from the normal host who take time to develop antibodies following active immunization। तो इनमें टाइम लगता है कि एंटीबॉडीज डेवलप होने में, या जिनमें नहीं डेवलप हो रही तो फिर इनको पैसिव इम्यूनिटी के जरिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है ताकि वो डिजीज से प्रोटेक्ट हो सके। आगे एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी का उसने थोड़ा डिफरेंस बताया। ड्यूरेशन जो होता है प्रोटेक्शन का वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, जो हमारे पास जिसने बताई है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है, और जो प्रोटेक्शन होती है हमारे पास 100% होती है, और ये चीपर भी होती है, और इसके अलावा तो इजीली अवेलेबल होती है, और इसके रिएक्शन भी हमारे पास कम होते हैं। उसके बाद आपने ये जो टेबल करना अच्छे से याद, इसमें कुछ टर्म है वो आपने अच्छे से याद। सबसे पहले हमारे पास एंटीजन है, आपने पहले भी पढ़ी है। एंटीजन वो सब्सटेंस होता है जब भी हम बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिस तरह एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको कहते हैं कि वो एंटीजन वो सब्सटेंस है। ठीक है, जब भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के अंदर, एंटीजन हमारे पास कोई भी हो सकता है, जिस तरह बैक्टीरियल का होता है, वायरल का होता है, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स फॉरन रिस्पॉन्स करता है। इट इज यूजुअली अ प्रोटीन बट मे बी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड से भी होता है। ठीक है, एंटीजन इसको भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हेप्टेन। हेप्टेन हमारे पास क्या है कि मालिक्यूल होता है, स्मॉल मालिक्यूल। ये खुद जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट नहीं करता, जब ये एंटीजन के साथ अटैच होता है ना, ठीक है, जो कि हमारे पास कैरियर प्रोटीन होती हैं, कैरियर प्रोटीन के जरिए जब ये किसी भी एंटीजेनिक सब्सटेंस के साथ अटैच होता है तो फिर ये फॉरन रिस्पॉन्स करता है, लेकिन ये खुद रिस्पॉन्स नहीं देता, मतलब डिपेंडेंट है दूसरे पे, इंडिपेंडेंटली नहीं है। इसका जो मालिकुलर वेट होता है वह 8000 से भी लेस देन होता है। ठीक है, स्मॉल मालिकुलर वेट, स्मॉल मालिक्यूल दैट इज इनकेपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स एंड बिकम एंटीजेनिक आफ्टर कंबाइनिंग विद कैरियर प्रोटीन्स। इट इज मालिकुलर वेट लेस देन 8000 होते हैं। ठीक है, ये भी एक एंटीजन की सब्सटेंस है, लेकिन ये इसका कोई भी स्टिमुलेट करने का रिस्पॉन्स नहीं होता, कभी रिस्पॉन्स का ये तभी रिस्पॉन्स करता है जब भी इसने कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच होना होता है या कंबाइन करना होता है। उसके बाद एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमारे पास एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है, तब भी प्रोड्यूस हो जब भी हमारे पास एंटीजन स्पेसिफिक भी एंटीजन होता है, जो रिएक्शन होता है, जो हमारे पास उसके साथ इंटरेक्शन होती है, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो ये एक हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, दिस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन रिजल्ट इन न्यूट्रलाइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द एंटीजन। तो दोनों का जब रिएक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को जब फाइटिंग होती है तो फिर चीज वो होती है, जिस तरह कोई डिजीज है, वायरल बैक्टीरिया है, तो वो खत्म हो जाता है, तो ऊपर जो एंटीजन होता है वो रिलीज हो जाता है। वैक्सीन हमारे पास क्या है, ये एक इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस है जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक किसी भी डिजीज के अगेंस्ट डिजीज के अंदर हमें इसको डिजाइन किया जाता है, इनोकुलेट की जाती है, दी जाती है इंडिविजुअल को, ताकि वो डिजीज से प्रोटेक्ट कर जाती है, कहते हैं वैक्सीनेशन पर। जिस तरह पोलियो वैक्सीन आ जाती है, ठीक है, अगेंस्ट पोलियो। उसके बाद वैक्सीनाइजेशन, ये एक पूरा
सिस्टम है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। वैक्सीनेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन इनटू द बॉडी, मतलब कि जो सिस्टम होता है ना वैक्सीन का, उसी प्रोसेस को हम पूरे के वैक्सीनेशन कह देते हैं। वैक्सीनेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन इज फॉर एक्टिव इम्यूनिटी ओनली होती है। जो भी इतनी वैक्सीन होती है हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी की डेवलपमेंट के लिए होती है, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी के लिए होती है, पैसिव के लिए नहीं होती। इम्यूनाइजेशन हमारे पास क्या है? इम्यूनाइजेशन हमारे पास ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी बोथ के लिए। वैक्सीनेशन हमारे पास सिर्फ एक्टिव के लिए होती है, और जो हमारे पास होती है इम्यूनाइजेशन वो हमारे पास दोनों प्रोसेस के लिए होती है। अब इसमें हमारे पास आ जाती है एक्टिव आ जाती है और पैसिव आ जाती है। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजीज आती है, रेबीज भी आ जाती है, और इसके अलावा हमारे पास चिकन पॉक्स भी आ जाती है, हेपेटाइटिस भी आ जाती है। आप दोनों आपने ना इन दोनों में मेजर डिफरेंस याद रखना है कि जो वैक्सीनेशन होती है वो सिर्फ एक्टिव इम्यूनिटी के लिए होती है, जो हमारे पास इम्यूनाइजेशन होती है वो सिर्फ हमारे पास वो दोनों के लिए होती है, पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनोकुलेशन होता है। इनोकुलेशन कोई भी हम चीज इनोकुलेट कर होते हैं इंडिविजुअल के अंदर, जिसकी वजह से वो चीज डिजीज होती है वो टोटली इरेडिकेट हो जाती है। इसमें जिस तरह हमारे पास पॉक्स वैक्सीन आ जाती है, तब इसको स्मॉल पॉक्स के लिए यूज किया जा रहा था, वो रेडिकेट हो गया। तो वो कह रहा है कि ये इनोकुलेशन के लिए तो जो हमारे पास कोई भी वैक्सीन है इनोकुलेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो वो उस चीज को डिजीज को बिल्कुल ही खत्म कर लेती है। इनोकुलेशन में ये आता है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्मॉल पॉक्स है, जो चिकन पॉक्स है, वो अब खत्म हो गए हैं, तो ये हमारे पास जाती है इनोकुलेशन। कहता है इट यूज फॉर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ओनली बट एज स्मॉल पॉक्स इज इरेडिकेटेड सो दिस नेम इज गिवन टू एनी वैक्सीन गिवन करंटली आइदर सबकट। जो भी मेडिसिन जो भी वैक्सीन होती है तो करंटली दी जाती है, आईवी दी जाती है, जो सबकट दी जाती है, जो इंट्रामस्कुलर, तो वो इनोकुलेशन कहलाती है। सबसे पहले हमारे पास एंटीजन की डेफिनेशन पड़ी है। एंटीजन हमारे पास कोई भी सब्सटेंस होता है जो कि हमारे पास इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, जो स्टिमुलेट करता है। हेपेरिन हमारे पास एक प्रोटीन स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। ये एंटीजन की तभी एक्टिवेट होती है जब ये किसी कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच होता है। एंटीबॉडी हमारे पास कोई भी हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म होता है, प्रोटीन सब्सटेंस होता है जो कि अगेंस्ट एंटीजन के होता है। उसके बाद हमारे पास वैक्सीन हमारे पास क्या होता है? ये इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो भी किसी भी डिजीज के अगेंस्ट डिजाइन किए जाते हैं। वैक्सीनेशन हमारे पास एक पूरा सिस्टम होता है वैक्सीन का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन करते हैं वैक्सीन की। और इम्यूनाइजेशन हमारे पास एक्टिव और पैसिव दोनों के लिए होती है, और जो वैक्सीन होती है हमारे पास सिर्फ ओनली एक्टिव के लिए होती है। उसके बाद इनोकुलेशन हमारे पास क्या होता है? जिसका स्मॉल बॉक्स के लिए यूज करते थे, आप ये रेडिकेट हो जाता है। लेकिन जो भी वैक्सीन हम अपरेंटली सबकट यूज करते हैं, इसके अलावा इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं, तो उसको इनोकुलेशन कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास ये होता है कि एक पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से एक इंडिविजुअल को या एक एनिमल को है, हमने क्या किया था? वैक्सीन दे दी या उसकी इम्यूनाइजेशन कर दिया। अब एक एनिमल की वजह से एक पूरी पॉपुलेशन को इम्यूनिटी मिल जाती है, इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। मतलब कि एक इंडिविजुअल की वजह से पूरी पॉपुलेशन इम्यूनिटी हो रही है और वो डिजीज से प्रोटेक्ट कर रही है, इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। लेवल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ द पीपल टू अ पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। दिस इज इम्यूनिटी दैट एन एंटायर पॉपुलेशन एंजॉय बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज स्मॉल डेंसिटी ऑफ द ससेप्टेबल होस्ट। एक भी पूरी पॉपुलेशन के अंदर थोड़े से इंडिविजुअल ससेप्टेबल है, मतलब उनके इन्फेक्शन हुआ है, उनकी वजह से पूरी पॉपुलेशन के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल, उसने एज अज्यूम किए हैं कि 2/3 पॉपुलेशन जितनी भी कम्युनिटी के अंदर है वो इम्यूनाइजेशन उनके अंदर होगी अगेंस्ट द पोलियो। और इसके अलावा जो रेस्ट थी 1/3 जिनकी इम्यूनाइजेशन नहीं हुई थी, उनके अंदर ऑटोमेटिकली इन इंडिविजुअल की वजह से उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई, इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद हमारे पास इनके एलिमेंट्स हैं हर्ड इम्यूनिटी की। इसमें हमारे पास जाती है क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास इम्यूनाइजेशन आ जाती है और हर्ड स्ट्रक्चर आ जाता है। ये 3 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपने अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास हर्ड स्ट्रक्चर है, जो इसका पहला एलिमेंट है। इसमें हमारे पास हर्ड स्ट्रक्चर में कौन कौन से आ जाते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन आ जाती है, एनिमल भी हो सकते हैं, इंसेक्ट फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स हैं। कोई भी फैक्टर होता है जिसकी वजह से पूरी जो पॉपुलेशन होती है वो इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है, इसको कहते हैं हमारे पास इस हर्ड स्ट्रक्चर की वजह से वो पूरी हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। उसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म है, आपने या तो ये मैकेनिज्म कर लेना है या एग्जाम्पल वाला मैकेनिज्म कर लेना है। इसमें जो पोलियो वैक्सीन की मैकेनिज्म बता रहा है कि कोई भी एक इंडिविजुअल आया तो उसकी पोलियो वैक्सीन की है। अब उसकी जो वैक्सीन थी वो फीसिस के जरिए वो उसकी जो थी एलिमिनेट हो गई है। अब वो जो इंडिविजुअल उस फीसिस से कांटेक्ट हुआ है, स्प्रेड हुआ है एयर के जरिए, तो उस इंडिविजुअल के अंदर पोलियो वैक्सीन जो थी उसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो गई। अब जिस इंडिविजुअल में नहीं थी, ठीक है, ये होती है हार्ड इम्यूनिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि इसका कंसिक्वेंस क्या हार्ड इम्यूनिटी का, के रिजल्ट क्या होंगे।
इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर इंडिविजुअल पूरी पॉपुलेशन एक इंडिविजुअल की वजह से हो रही है, इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, डिजीज से प्रोटेक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये हर्ड इम्यूनिटी के जो रिजल्ट है बहुत अच्छे हैं, मतलब इसको ग्लोबल स्केल पे भी अचीव किया जा सकता है, ठीक है। देन द डिजीज मे बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ दैट, इस तरह अर्थ से भी हम इसको इरेडिकेट कर सकते हैं डिजीज को। उसके बाद दिस हैज बीन अचीव्ड स्मॉल पॉक्स, इस तरह स्मॉल पॉक्स जो थे, ऑर्गेनाइजेशन थी डब्ल्यू हेल्थ, उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी के जरिए जो स्मॉल पॉक्स की थी उसको खत्म किया था। हर्ड इम्यूनिटी किस डिजीज में शो की गई है? डेफ्थेरिया में शो की गई है, मीजल वायरस में, इसके अलावा पोलियो वैक्सीन में, और इसके अलावा हर्ड इम्यूनिटी अभी नहीं तक शो की, वो हमारे पास आ जाती है टेटनस वैक्सीन, जो कि अभी भी इंडिविजुअल में हमारे पास प्रेजेंट होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर इम्यूनिटी का। आपने इस लेक्चर को अच्छे से याद करना है, और